हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। तो फॉर्चुनेटली आप लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया है फिजिक्स का छोटा रिचार्ज। ये वो छोटा रिचार्ज है जो आपको अंदर तक चार्ज करने की ताकत रखता है। तो चलिए देखते हैं क्या ये वाकई में चार्ज कर पाता है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका जो बॉब है वो मेटलॉइड है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तथा उसका जो टाइम पीरियड है वो टी था इनिशियली। जब इसको क्या किया गया, इसे एक पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट थी उसके ऊपर ऑसिलेट कराया गया, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? क्या टी ही रहेगा, या फिर टी से कम हो जाएगा, या फिर टी से अधिक हो जाएगा, या फिर इनडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है, अनंत हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। सपोज़ ये आपका पेंडुलम है, इसका ये बॉब है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक प्लेट है नीचे, उस प्लेट पे कैसा चार्ज है? उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, कह रहा है धनावेश है। उसी के ऊपर इसे ऑसिलेट कराना स्टार्ट किया गया। तो जो इनिशियली आपका टाइम पीरियड था वो टी था, तो जब इस प्लेट के ऊपर कराएंगे तब फिर क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज? तो देखो समझते हैं। देखो टाइम पीरियड के लिए जो अफेक्ट कर सकती हैं चीज़ें वो कौन कौन सी कर सकती हैं? 2 पाई तो कांस्टेंट होता है, एक तो पेंडुलम की लेंथ अफेक्ट करती है और एक ग्रेविटी अफेक्ट करती है। यानी कि ये ही 2 कंपोनेंट होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस पे अगर नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब एक एक्सीलरेशन जी के जो प्रभावी जी होगा वो बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे इस पे बॉब पे नीचे लग रहा होगा एम जी, ऊपर लग क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो ऊपर क्या लगेगा, क्यू ई। यानी कि जो रिजल्टेंट जी निकालेंगे वो हमारा क्यू ई बटे एम आएगा। तो यानी कि अब की बार सेकंड कंडीशन में जी प्लस क्यू ई बटे एम। अब आप लोग देख रहे हो कि हमारा जी जो है नीचे वाली चीज़ है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो आपका अगर इंक्रीज़ हो रहा है और ये टी उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो टी घटेगा, यानी कि टी का मान टी से कम हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन। एक एग्जाम में नहीं, 10 एग्जाम्स में मैं बता चुका हूँ, बता सकता हूँ। अगर मैं वही लिखना शुरू कर दूँ कि इस एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में, तो पूरा भर जाएगा ये मेरा जो पीपीटी है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन, जैसे अब मैंने आपको जो बताया, जैसे ये पेंडुलम है, ठीक है, उसमें पारा भरा था। अब की बार क्या करा गया, वो कहेगा कि इस पारे को हमने वाटर से रिप्लेस कर दिया, अब जल भर दिया, तो बताओ उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो भैया जब जल भर देंगे, अभी मैंने बताया कि उसकी लेंथ, उसी प्रभाव और जी, दो चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन उसका मास, पारे का मास और वाटर का मास, ये तो वो तो अफेक्ट करेंगी नहीं, यानी कि अनचेंज रहेगा। उस कंडीशन में जो है उसका टाइम पीरियड अनचेंज रहेगा। या कहता है कि एक बॉब है, उसमें सपोज जल भरा हुआ है या कोई लिक्विड भरा हुआ है, आज खांसी बहुत आ रही है, और क्या करते हैं यहाँ पे एक हम होल कर देते हैं, तो स्लोली स्लोली यू विल सी कि वो आपका जो कहेगा कि वो लिक्विड खाली होना शुरू होता है बॉब। तो फिर टाइम पीरियड पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? तो पहले डिक्रीज होगा, क्यों? पहले क्या होगा, पहले एल इंक्रीज होगी, क्योंकि जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ था, अब वाटर कम हुआ तो नीचे आएगा, मतलब लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो पहले तो बढ़ेगा, पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा क्योंकि एल बढ़ रही है। फिर फाइनली जब वो पूरा खाली हो चुकेगा तो फिर से वहीं पे आ जाएगा जहाँ पे था इनिशियली। तो फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा उस कंडीशन में। तो ऐसे क्वेश्चन, जैसे लेंथ कहेगा कि 4 गुनी कर दी जाए, तो टाइम पीरियड कितने गुना हो जाएगा? तो हमने देखा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। अब अंडर रूट में 4 गुना करा गया है तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो फाइनली टी हमारा 2 गुना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकालना सीखो और इसी पे वर्क करो। अगर आप इस तरह से पढ़ना शुरू करोगे कि को रिलेट करके चीज़ों को, एक क्वेश्चन अगर पेंडुलम का आया तो उससे 4 क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं, तो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक होगा, क्यों नहीं होगा। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि एसएचएम में ऑसिलेट कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी की जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? ये क्वेश्चन भी, अब इस पर अगर जितने भी अगर मैं 100 बार भी इंपॉर्टेंट लिख दूँ तो वो कम होगा। तो देखो आप इसको मैथमेटिक तरीके से, न्यूमेरिक तरीके से फॉर्मूला लेके करने जाओगे तो इट विल टेक टाइम। ऐसे आप लॉजिकली थोड़ा सोचो। क्या मैंने ऐसे क्वेश्चन तो कई बार बताई हैं कि कहाँ पे आपका एसएचएम में कहाँ पे आपका पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, कि स्ट्रेच पोजीशन में ऑप्शन होंगे या मीन पोजीशन में। सिमिलरली ऐसे अब अगर आपने देखा हो तो एक ऑसिलेशन में, एक में पूरा इधर मीन पोजीशन से यहाँ जाना और यहाँ से फिर मीन पे आके फिर इधर जाके फिर मीन पे आना, यही तो एक उसका ऑसिलेशन होता है। तो अगर हम ऐसे देखें तो उस पूरे एक में आपका 2 बार आपका पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, ठीक है, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल और मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम। तो सिमिलरली 2 बार काइनेटिक मैक्सिमम। तो इस लॉजिकल अप्रोच से अगर देख पाएँ तो वो डबल हो जाएगी। अगर एफ थी फ्रिक्वेंसी तो अब 2f हो जाएगी।
एक कण सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो गिवन ऑप्शंस में से क्या होगा? टेंजेंट स्पर्श रेखा के अनुदिश, या टुवर्ड्स रेडियस, या जीरो, या फिर उसके पेरीमीटर के अनुदिश। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर है त्रिज्या के अनुदिश। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ऐसे इस क्वेश्चन को 4-5 तरीके से पूछा जा सकता है। यह कहेगा बेग अगर जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सपोज यहाँ पे वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी जो होती है वो आपका टेंजेंशियल स्पर्श रेखा का अनुदिश होती है, और जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड्स आपका सेंटर, तभी तो वो सर्कुलर सर्कल में मोशन सस्टेन कर पाता है, यानी कि उसका अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ उसका एक्सेलरेशन। यानी कि कई बार इसका एंगल पूछेगा वेलोसिटी और आपका एक्सेलरेशन का, तो बोथ आर परपेंडिकुलर, यानी कि 90 का बना रहे हैं। अब मैंने आपसे अभी कहा था कि इस क्वेश्चन को कई तरीक़ों से पूछा जाता है। वो तरीके क्या हैं? वो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार जीरो भी हो जाएगा, कई बार इस पर टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है वो पूछेगा। तो यहाँ पे एक टर्म अगर आपको दिखे यूनिफॉर्म या अनयूनिफॉर्म, यानी कि एक समान वृत्तीय गति या असमान वृत्तीय गति दिखे, तब वो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हो पिछले वीडियोस में, क्योंकि मैं हर चीज़ बता चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं बचा है जो मैंने नहीं बताया, बस आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितना ग्रैप्स किया है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सपोज इसी में कह देता कि अनयूनिफॉर्म कह देता है, असमान शब्द लगा देता। अब एक बात बताओ, असमान, अब टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होगा वो किस में जीरो होगा? अब अगर इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन तो हमेशा उसका सेंटर की तरफ वो करेगी ट्राई, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका केवल कब चेंज होगा? जब वो कहेगा असमान। असमान वृत्तीय गति मतलब उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा, मतलब वहाँ पे दोनों एक्सेलरेशन वर्क करेंगे, यानी कि टुवर्ड्स टेंजेंशियल और टुवर्ड्स सेंटर। तो उस केस में जब न्यूमेरिकल बनता है तो उसको हम ऐसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट। एक आइडियल गैस इस प्रकार एक्सपेंड होती है कि इसका दाब व आयतन PV का स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट का पालन करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो गैस होगी वो क्या हो जाएगी? गर्म या ठंडी, या कोई चेंज नहीं होगा, या पहले गर्म फिर ठंडी। तो देखो आपको जो ये इक्वेशन दिख रहा है PV की पावर कांस्टेंट, यानी कि गामा बराबर कांस्टेंट, ये आपका पॉइसन नियम, ये एडियाबैटिक को शो करता है। एडियाबैटिक मतलब रुद्धोष्म में। रुद्धोष्म प्रक्रम आपने पढ़ा हो अगर, तो उसमें आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होगी कि ये एक तो बड़ी क्विकली होता है ये प्रोसेस, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि सराउंडिंग की हीट इंटर नहीं कर पाती है। अगर वो इंटर नहीं कर पाती है और बड़ी क्विकली होता है तो ऑब्वियसली उसका जो टेम्परेचर है वो फॉल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ठंड भी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। कई बार अब जैसे आप देखो टायर का फटना वाला ऑब्जर्व करो, तो आप लोग अगर वही एग्जांपल आप यहाँ पे आप हिट कर जाता तो तब भी आप क्लिक कर लेते, क्योंकि ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होंगी डेली लाइफ में। और सेकंड थिंग, ऐसे बहुत से एग्जांपल होते हैं जैसे आप समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम वाला मेरा वीडियो जरूर देख लेना, जाके सर्च करना समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम बाई लक्ष्य एयरफोर्स, क्योंकि उसमें मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं वो चांसेस बहुत हैं आने के, उसमें सारे ही मैंने एग्जाम्पल कराए हैं। चाहे वो समतापी का हो, आपसे सपोज कह देता है कि बर्फ़ का जमना किसका उदाहरण है, बर्फ़ का मोम का पिघलना किसका उदाहरण है, टायर का फटना किसका एग्जाम्पल है। तो ये सारे वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, उस वीडियो को जरूर देख लेना जाके। ठीक है, एक जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से SHM स्टार्ट करता है, तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। कितने टाइम के बाद इसकी जो वो काइनेटिक है वो 75% हो जाएगी टोटल एनर्जी का? अब देखो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, इससे क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता, चाहे सरल आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे हार्ड आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एयरफोर्स के पेपर में SHM का क्वेश्चन ना आए। तो SHM के 3 फॉर्मूले सबसे पहले तो याद होने चाहिए आपको, कि आपका काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल का, और दोनों को सम कर दें तो टोटल एनर्जी का, तीनों ही। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा, अब आप उसी को देखो और मेरी बात सुनो। यहाँ तक तो आप लोग देखो जहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट बराबर आपका एम्पलीट्यूड बटे 2 आयाम का आधा आया है, यहाँ तक की कैलकुलेशन मैं कईयों बार करा चुका हूँ। ठीक है, और इसलिए स्क्रीन पे मैंने फिर से वो पूरा करने का इसलिए मैंने ये कर लिया। अब देखो यहाँ पे x बराबर a बटे 2 आया, इसके बाद जब हम उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लगाएंगे y बराबर a साइन ओमेगा t, और वहाँ पे उसको रखेंगे तो फर्दर कैलकुलेट किया, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकंड रख दी, तो हमारा 1/6 सेकंड आया। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग इतना कैलकुलेट एग्जाम में करना। मैं हमेशा कहता हूँ, शायद हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि एक ना एक चीज़ आपको याद करा देता हूँ हर वीडियो में, तो इसमें भी अगर याद कर लो, एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन, उनकी ऊर्जा समान है, तो गामा फोटोन बटे गामा इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? तो एक बात बताओ, जो फोटोन होता है वो लाइट की स्पीड से ही तो ट्रेवल करता है, यानी कि वो इसको ओबे करेगा, E=mc²। बात समझना, क्योंकि वो c से ट्रेवल करता है, फोटोन की बात कर रहा हूँ। तो mc को हम अगर 2 बार लिखें c तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम, यानी कि फॉर फोटोन हम ये लिख सकते हैं मोमेंटम इंटू c। ठीक है, इसको बस माइंड में रखना।
अब वो सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन के लिए उसमें एनर्जी में और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, आपका 2m होता है स्क्वायर रूट में, यही तो होता है मोमेंटम। अब मेरी एक बात बताओ, लैम्डा बराबर जो गामा, कहीं कभी कभी मैं इसको गामा कह देता हूँ, कभी कभी लैम्डा कह देता हूँ, तो सॉरी फॉर दैट, वो मेरी आदत है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, H/P, यानी कि अगर हम इससे देखें तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग तो जो उसका जो गामा है वो मोमेंटम यानी कि संवेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चलो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने गामा फोटोन का ऊपर रखना है और गामा इलेक्ट्रॉन का नीचे रखना है। तो फिर हम ऊपर इलेक्ट्रॉन का जो है वो रखेंगे, जो मोमेंटम रखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऊपर हम इलेक्ट्रॉन का रखेंगे, नीचे फोटोन का रखेंगे। ऊपर इलेक्ट्रॉन का रख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का कितना है 2m, ठीक है 2m स्क्वायर रूट में। मेरी बात ध्यान से सुनना, स्पेस नहीं है लेकिन समझ लेना 2m। नीचे किसका रखेंगे, नीचे फोटोन का रखेंगे। फोटोन का हमने कितना निकाला, फोटोन का अगर निकालें तो E/C हो जाएगा, मोमेंटम जो वो है E/C हो जाएगा। अब बटे वाला C ऊपर जाएगा, C ऊपर हुआ। अब इस E को दो बार में E इंटू स्क्वायर रूट E लिख सकते हैं, यानी कि इस एक E से ये एक E कट जाएगा। अब ऊपर हमारा मास है इलेक्ट्रॉन का, वो कांस्टेंट होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। C भी कांस्टेंट है 3 इंटू 10⁻⁻8। तो सीधा सीधा हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है 1/√E के, यानी कि इन दोनों का रेशियो है। अब देखो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन रिपीट करके देखोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। गामा फोटोन का बटे गामा इलेक्ट्रॉन का हमें क्या मिला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बड़ा 1/E के। याद रखना, कभी कभी अगर गामा इलेक्ट्रॉन ऊपर रखे गामा फोटोन, तब तो आंसर ए हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कैसे बताया, हो सकता है कि स्क्रीन पे समझ में ना आया हो, क्योंकि उसमें वो कट्टम काट खेल लेते हैं हम, लेकिन आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। समझने वाले कहीं से भी समझ लेते हैं यार। आपको कैसा लगा ये छोटा रिचार्ज, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि वही आपके कमेंट होते हैं जो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देते हैं। और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल अगर प्रेस नहीं किया है तो कर देना, कहीं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर दो।